माननीय राष्ट्रीय बहुत साफ कर रहे हैं। मैं सर को जय भीम नमोदय प्रेषित करता हूं। हमारे आज के इस वेबिनार के मुख्य अतिथि माननीय शुद्धोधन बड़बड़े जी होंगे, जो महाराष्ट्र प्रदेश से हैं, और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संस्कार समिति के। मैं सर आपको जय भीम नमोदय प्रेषित करता हूं। हमारे आज के चार मुख्य अतिथि भी हैं, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव गजेंद्र पटेल हैं। माननीय उत्तर प्रदेश से दूसरे साथी हमारे माननीय अटल यादव जी हैं। हमारे ट्रस्ट परिषद के सदस्य माननीय अटल यादव जी। और हमारे मध्य प्रदेश से माननीय सीडी प्रजापति सर हैं, आप ट्रस्ट परिषद के सदस्य हैं। और दिल्ली और हमारे एक साथी, हमारे सीनियर साथी राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिल्ली से माननीय दशरथ मौर्य साहब। मैं आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं। और आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BS बॉस साहब से अनुरोध करता हूं कि मुझे आज की मीटिंग को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति प्रदान करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। विश्व को मानवता का शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध, हमारे मुक्तिदाता, हमें नया जीवन देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और हमारे लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले सभी बहुजन महापुरुषों को मैं वंदन नमन करता हूं। हमें हमारे मार्गदाता, हमारे संस्थापक जी, और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और राष्ट्रीय संस्कार समिति के अध्यक्ष माननीय बड़बने जी, विशेष अतिथि माननीय दशरथ मौर्य साहब, माननीय अटल यादव साहब, माननीय चंद्रदास प्रजापति जी, और माननीय गजेंद्र पटेल जी, और सभी हमारे सम्मानीय पदाधिकारी और सभी साथीगण। जैसा कि ये दो बार एक बार मीटिंग हो चुकी है, दोबारा हो रही है इस पे, आप इसको सभी हमको निश्चित तौर पे हम सबका कितना इस पे महत्व दे रहे हैं। और ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी। ये कुर्मी समाज में जन्म लेकर उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने मानवीय समानता के लिए, मानव कल्याण के लिए, मानव के स्वाभिमान सम्मान के लिए अपना जीवन लगाया, और ब्राह्मणवादी मनुवादी अवस्था से संघर्ष किया। उनको जहां आवश्यकता पड़ी उनको उन्होंने काफी उनको प्रयास किया कि किस तरह से उनको रोका जाए, किस तरह उनको हानि पहुंचाई जाए। उन्होंने उसकी चिंता नहीं करी, जबकि राजा ईश्वर का अवतार माना जाता था, उनके प्रतिनिधि मानते थे सभी राजा, उनका हुक्म जो है सबको रहता था। उन्होंने केवल सैद्धांतिक चीजें नहीं बनाई, केवल आरक्षण ही नहीं बनाया, उसको धरातल पर क्रियान्वित किया, शिक्षा हो सभी में कार्य किया। तो ऐसे महामहिम जयंती पे चर्चा करने के इकट्ठे हुए। तो मैं अनुरोध करता हूं संचालक जी से, माननीय योगेश गौतम साहब जो हमारे मुख्य महासचिव राष्ट्रीय, की आगे कार्रवाई इसको जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद साहब। जैसा हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सभी को आज की इस जूम मीटिंग की रूपरेखा से अवगत कराया है, तो मैं अपने सभी वरिष्ठ जन जो उपस्थित हैं, मैं सभी को एक बार पुनः जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। चूंकि मैं सभी का संबोधन करूंगा, नाम लूंगा, उसमें समय जाया जाएगा, तो मैं अपने सभी संतों गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज की इस वेबिनार का तो सुचारू रूप से मुझे चलाने की अनुमति मिली है। तो मैं हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, और मैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि हम एक समय सीमा में बंद कर अपनी बात रखेंगे, समय का बहुत विशेष ध्यान देंगे। और जो बातें दोहराई जा चुकी है उन बातों को दोहराना ठीक नहीं होता। ऐसा मैं सभी अपने विशिष्ट और मुख्य अतिथि सभी से आग्रह करता हूं। और मैं सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव माननीय गजेंद्र पटेल जी से आग्रह करता हूं। माननीय गजेंद्र पटेल जी, आप सादर आमंत्रित हैं, आप आए, अपना माइक अनम्यूट करें और आज के विषय पर जो हमारे
एक सच्चे लोकतंत्रवादी, एक सच्चे समाज सुधारक, जिनकी जयंती 26 जून को, आगामी 26 जून को आने वाली है। हमें उनकी लाइफ से क्या प्रेरणा लेनी है, ऐसा हम सभी साथियों के सामने उनके जीवन की बातें रखेंगे। माननीय गजेंद्र पटेल साहब, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया आप आइए और अपना संबोधन रखें। माननीय गजेंद्र पटेल सर। जी, नमो सर बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर, जय भीम सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी हमें सुनने वाले साथियों का आज आने वाली साहू जी महाराज जयंती के अवसर पर नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा तो अपना मानना है कि हम सब लोग साहू जी महाराज को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं, समझते भी हैं। और हमें लगता है जितने साथी हम लोग जुड़े हुए हैं वह सब सिर्फ कुछ चीजें सीखें, ना कि सिर्फ पढ़कर उसे छोड़ दें। मेरा तो यही आग्रह और निवेदन रहेगा। हम लोग जो मानवतावादी विचारधारा साहू जी महाराज ने अपनाई, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इतनी दूर तक पढ़ने के लिए भेजा, फिर उसके बाद उन्होंने आरक्षण की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो आज सरकार लागू कर रही है। उन्होंने आज से बहुत साल पहले ही लागू कर दी थी। तो हम लोग सिर्फ इतना भर करें कि जो वह रास्ता बना गए उस रास्ते को आगे बढ़ाएं। पे बैक टू सोसाइटी के तहत हम सब लोग काम करें और अपने आचरण में चीजें लाएं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हम लोगों में क्या है कि बहुत से लोग भाषणबाजी बहुत अच्छी करते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन हाथ में बढ़िया सा धागा जो हम लोग अपने कपड़े पहने हैं उस पर विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन हाथ के धागे पर विश्वास रखते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हम लोग बाबा साहब को पूजते हैं, ना कि उनसे सीखने की बात अपने आचरण में उतारें, ऐसा करते नहीं है। साहू जी महाराज भी जो हमें रास्ता दिखा गए उस पर हम लोग चलें, ना कि खाली पूजा पद्धति पे हम लोग आगे बढ़ें। हमारा तो यही मानना है और यही सब लोगों से निवेदन और आग्रह रहेगा कि हम सब लोग जो साहू जी महाराज और बाबा साहब ने रास्ता हमें दिखाया है और जो बनाया है उस रास्ते को आगे बढ़ाएं और अपने आचरण में उतारें। बस यही हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। माननीय गजेंद्र पटेल जी, आपने कम शब्दों में अपनी बातें रखी और आपने सभी के सामने बताया कि महापुरुषों के जो बताए रास्ते हैं, जो बताए मार्ग है, हमें उसको अपनाना है। ना कि ज्यादा उनकी पूजा अर्चना पे अपना समय व्यतीत करना है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गजेंद्र साहब। तो मैं अपने अगले वक्ता, हमारे ट्रस्ट परिषद के सदस्य, उत्तर प्रदेश से ही माननीय अटल यादव सर से मैं अनुरोध करता हूं, माननीय अटल यादव सर आए और अपनी बात रखें। माननीय अटल यादव सर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अपना माइक अनम्यूट करें। मैं सर आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप आए और अपना बातें रखें। माननीय अटल यादव सर अभी उपस्थित मुझे लग नहीं रहा है। उनको फोन करके जरा पूछ लें, और मैं तब तक हमारे सीनियर साथी, ट्रस्ट परिषद के सदस्य, मध्य प्रदेश से हमारे सीडी बॉस साहब से अनुरोध करता हूं, माननीय सीडी बॉस साहब आए और आज के विषय पर अपना उद्बोधन रखेंगे। माननीय सीडी बॉस साहब। बहुत बहुत साधुवाद परम सम्माननीय संचालक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में सतत नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सतत नमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु माताओं के चरणों में सतत नमन। खासकर हमारे जो राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है, उनको विशेष नमन।
और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष महोदय परम सम्मानीय धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब एवं तमाम पदाधिकारियों सहित आज के अध्यक्ष परम सम्मानीय BS बौद्ध जी, मुख्य अतिथि जी परम सम्मानीय सुदोधन बड़वाने जी, माननीय दशरथ मौर्य जी एवं माननीय अटल यादव जी और माननीय गजेंद्र पटेल जी, संचालनकर्ता माननीय योगेश गौतम जी सहित सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम सर। आज हम ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने जा रहे हैं जिन्हें राजर्षि के नाम से संबोधित किया जाता है। वास्तव में आपका योगदान किसी ऋषि मुनि से कम नहीं है और आप राजर्षि का मतलब है ऋषियों में भी सर्वोच्च स्थान रखना। ऐसे महापुरुष की हम जयंती के उपलक्ष्य में तैयारी करने की बात कर रहे हैं। पूरे देश भर में अच्छे तरीके से जन्म जयंती मनाई जाए और खास करके उनका जो कार्यस्थल रहा है कोल्हापुर, वहां पर विशेष जयंती मनाई जाना चाहिए। तो यही हमारा सही तरीका होगा। दूसरी बात यह है कि उनके जीवन दर्शन पर हमें फोकस डालना। ये तो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम कहीं से भी पा सकते हैं। उन्होंने कैसे परिवार में जन्म लिया, शिक्षा दीक्षा कैसी हुई, लेकिन उनका जो योगदान है, विशेष योगदान होने की वजह से उन्हें आरक्षण का जनक कहा गया है। उनके जीवन की घटनाएं कई बार हम सुन चुके हैं, तो उन्हीं को दोहराने से अच्छा है कि कुछ हम नए तरीके से प्रस्तुति करें और उनके नाम पर हम कुछ आज या आज से लेकर उनका जो जन्मदिन है उस दिन तक हम कुछ उल्लेखनीय कार्य करें शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि उन्होंने किया। बाबा साहब को बहुत बड़ा योगदान दिया और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि परम सम्मानीय बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जो बाबा साहब की उपाधि दी गई है वह राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज की ओर से दी गई है। और जैसा कि सभी जानते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो पिछड़ा वर्ग का ही आंदोलन समझकर हम इसको आगे बढ़ाएं। छत्रपति साहू जी महाराज दूसरे पिछड़ा वर्ग से थे, तथागत गौतम बुद्ध जी पिछड़ा वर्ग से थे, तमाम संत महापुरुष जितने भी हैं ये सभी पिछड़ा वर्ग से ही हैं। कहा जाता है तो पिछड़ा वर्ग से है तो पिछड़ा वर्ग का आंदोलन है, हमें क्या। लेकिन नहीं, बाबा साहब के जो गुरु माने जाते हैं महात्मा ज्योतिबा राव फुले साहब, राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा राव फुले साहब, इनके ऋणी हैं। इसलिए और भी महापुरुषों के ऋणी हैं। कबीर साहब को भी परिवार में माना जाता था बाबा साहब के, तो बाबा साहब ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। तथागत गौतम बुद्ध जी हैं, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो ये तमाम जितना भी आंदोलन है यह पिछड़े वर्ग का ही है और पिछड़े वर्ग को इसमें बढ़ चढ़ कर सहभागिता करना बहुत जरूरी है, मेरा यही सोचना है। और हम अभियान चलाएं, अभियान चलाकर पिछड़े वर्ग को साथ में लाएं, क्योंकि हमारा जो भी आंदोलन है ये वास्तव में, मैं परम सम्मानीय संस्थापक जी के शब्दों में कहूं कि हमारा आंदोलन कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बच्चों का खेल खिलौना नहीं है, ये राजपाट सत्ता की लड़ाई है एक तरह से। और बाबा साहब ने भी कहा है कि राजनैतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे सभी ताले खुलते हैं। सारा ध्यान हटाकर हम एक ही बात पर ध्यान फोकस करें। हम इस देश के शासनकर्ता जमात से आते हैं और हमें शासनकर्ता जमात बनने के लिए पूरी तरह से अपनी योग्यता बढ़ाते हुए, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब की बात कहूं तो उन्होंने कहा था कि मेरा एक सूत्री कार्य है इस नालायक समाज को लायक बनाना। कैसे बनाऊं, मेरे लिए यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो शिक्षा, सत्ता, संपत्ति से वंचित हमारे समाज को पुनः शिक्षा की ओर अग्रसर करना। और शिक्षा वह है जो दोस्त और दुश्मन की पहचान करा दे। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमें बाबा साहब की शिक्षा, और बाबा साहब ने शिक्षा राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज के माध्यम से आगे बढ़े, ग्रहण किया। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब गए थे
वहां पर भी महर्षि छत्रपति साहू जी महाराज का विशेष योगदान रहा। मैंने तो कहीं पर ये फोटो भी देखा है कि छत्रपति साहू जी महाराज ने क्लैप देने का काम किया, बाबा साहब जब बोल रहे थे। तो मैं पूरी तरह से तो नहीं तैयारी कर सका, क्योंकि काफी समय से, जब से गर्मी पड़ी है अप्रैल से, मैं थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहा हूँ। तो फिर भी मैंने तो आग्रह किया था केंद्रीय कार्यालय से कि अभी मुझे छुट्टी पर रहने दिया जाए, लेकिन कोई बात नहीं, केंद्रीय कार्यालय का एक स्नेह है कि भाई ठीक है, आराम करते चलो और काम करते चलो। तो यहाँ पर क्या है कि हमें आराम भी हराम है। वास्तव में हमें आराम हराम करके समाज के लिए कार्य करना चाहिए। संस्थापक जी तो हमसे कई गुना मतलब एक घायल अवस्था में कार्य कर रहे हैं, कंधे में भारी चोट होने की वजह से, फिर भी दिन रात एक करके 2-2 3-3 बजे रात तक जाग जाग कर काम कर रहे हैं। तो हमें तो अपने समाज के बीच में राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज का यह संदेश समझना चाहिए कि हमें अपने बीच में ही एक छत्रपति साहू जी महाराज की खोज करना है। और छत्रपति साहू जी महाराज ने मानगांव की सार्वजनिक सभा में यह सबके सामने घोषित किया था कि मैंने अपना उत्तराधिकारी खोज लिया हूं, मैं बूढ़ा हो चला हूं, मेरे जाने के बाद बाबा साहब मेरे इस कारवां को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और छत्रपति साहू जी महाराज ने इतना सम्मान दिया कि बाबा साहब को उनके निवास पर लेने गए, और जिस बग्घी में बाबा साहब बैठे हुए थे उसकी लगाम छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने हाथ में स्वयं संभाल रखी थी। ऐसे महापुरुष की हम जयंती मनाएं और उनसे, उनके जीवन से खूब सीखें, खूब समझें। उन्होंने आरक्षण दिया हमें, उन्होंने इस बात को बहुत पहले समझ लिया कि हमें आरक्षण की जरूरत है, हमारे समाज को बैसाखी की जरूरत है, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए। लेकिन पता नहीं हमारा समाज ये बैसाखी का आदी हो गया है और उसी बैसाखी के पीछे फिर रहा है, बैसाखी ही ढूंढ रहा है कि अभी मुझे और बैसाखी चाहिए और बैसाखी चाहिए। आखिरकार कब तक बैसाखी के सहारे हम चलेंगे? हमें बैसाखी नहीं चाहिए। बैसाखी छोड़कर हम अपने आप को इतना मजबूत बनाए, जिस दिन हम बैसाखी छोड़ देंगे उस दिन मजबूत हो जाएंगे, किसी दूसरे से कमतर साबित नहीं होंगे। बाबा साहब के जीवन से हम समझ लें, उस समय ना कोई आरक्षण व्यवस्था थी और ना किसी प्रकार की कोई सुविधा थी। बाबा साहब की हालत जैसी थी उससे हम अच्छी हालत में जी रहे हैं। बाबा साहब के पास कपड़े अच्छे होते थे ऐसा नहीं है, लेकिन खाने के लिए किस हालत में होते थे? एक डबल रोटी का टुकड़ा खाकर या एक कप चाय पीकर काम करते थे, दिन रात काम करते थे। यही वजह थी कि समय से पहले उनका दुनिया से जाना हुआ, उन्हें गंभीर बीमारियों ने घेर लिया। इसलिए हमारे जो सीनियर साथी हैं उनको हमको केयर करना है, उनको उनका वजन कम करना है और युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना है। जैसे कि हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने जीते जी एक अच्छे युवा की पहचान की और उनको उत्तराधिकारी घोषित किया। और बाबा साहब ने अपने जीवन में यह साबित करके बताया कि जो राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज की मंशा थी, उस मंशा से भी कहीं आगे जाकर और कार्य करके दिखाया, जिसके लिए हम श्रद्धानत हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अभी हम सभी हमारे सीनियर साथी चरणदास प्रजापति सर को मध्य प्रदेश से हैं, उनको सुन रहे थे और उन्होंने बहुत ही हमारे जो आज के महापुरुष जिनकी जयंती पर हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हम सभी के समक्ष रखी। तो मैं अपने अगले जो हमारे झांसी से, उत्तर प्रदेश से हमारे अगले वक्ता हैं, माननीय डॉक्टर अटल यादव सर से मैं अनुरोध करता हूं, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं माननीय अटल यादव सर, कृपया आप आएं और अपनी बात रखें। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। जय भीम आवाज आ रही नमोदय है सर। सब? जी सर, आ रही है, क्लियर आ रही है सर। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज हम छत्रपति साहू जी महाराज की 191वीं जयंती के विषय में आज का व्याख्यान रखा गया है। हमारे देश आजादी के समय भारत देश में लगभग 600 के आसपास रियासतें थीं। तो यानी एक समय हमेशा लगभग 600 राजा देश की अलग अलग रियासतों पर राज कर रहे थे। हिंदुस्तान पर हजारों राजाओं ने राज किया, लेकिन ऐसे राजा बहुत कम हुए जिन्होंने समाज के लिए
खास तौर से समाज के शोषित दबे कुचले वर्ग के लिए कुछ यादगार काम किया हो, ऐसे राजाओं की संख्या मुट्ठी भर भी नहीं है। उनमें से एक हमारे छत्रपति साहू जी महाराज आते हैं। उन्होंने उस वर्ग पे ध्यान दिया जिस वर्ग पे अमूमन हजारों साल से, भारत के इतिहास में हजारों साल से जातियों में बटे हुए समाज की जो ये ऐसी जातियां थीं, उनमें से कई जातियां तो ऐसी थी कि जिनका स्तर पशुओं से भी नीचे रखा गया था। उस वर्ग की तरफ किसी महाराजा ने, किसी छत्रपति ने ध्यान दिया हो, तो ऐसे राजा थे हमारे छत्रपति साहू जी महाराज। जैसा कि मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा है कि वो कोल्हापुर से उन्होंने शासन किया और 20वीं सदी में उन्होंने जो क्रांतिकारी कदम उठाए, खास तौर से आम समाज के आम लोगों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में हो, समता के क्षेत्र में हो, जो उनका विजन था, जो उनकी सोच थी, केवल उन्होंने सोचा नहीं बल्कि इस पर कार्य भी किया। जब उन्होंने शासन संभाला तो कोल्हापुर में उनको 73 मंत्री मिले, जिनमें से 60 मंत्री ब्राह्मण समाज के थे। इस असमानता और अंदर की राजनीति को उन्होंने महसूस किया और वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने अपने शासन सत्ता में, चाहे वो मंत्रिमंडल हो या उनके अन्य कर्मचारी वर्ग हों, उनमें पिछड़ों और दलितों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण देने वाले वो हिंदुस्तान के अंदर पहले व्यक्ति बने। फिर उन्होंने दूसरा जो महत्वपूर्ण काम किया अपने राज्य में, वो था शिक्षा पर। उन्होंने अपने राज्य में प्राइमरी शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया। ऐसे सभी ग्राम जहां पर कि 500 से 1000 की आबादी थी, वहां उन्होंने प्राथमिक पाठशालाएं खुलवाई। उन्होंने अपने राज्य में चिकित्सालय खुलवाए। इस बात की व्यवस्था भी की उन्होंने कि चिकित्सालयों में दलित समाज के लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, विद्यालयों में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। एक उनके राज्य में उच्च स्तर पर एक कर्मचारी थे जो दलित वर्ग से आते थे, नाम था उनका गंगा राम काम्बले जी। उनके साथ उनके एक ब्राह्मण मंत्री ने जातिगत भेदभाव किया। छत्रपति साहू जी महाराज ने गंगाधर काम्बले जी को सलाह दी कि आप शहर के चौराहे पर एक चाय की दुकान खोलें, और चाय की दुकान खोलने के बाद महाराज जी स्वयं उस दुकान में चाय पीने गए। ये 20वीं सदी के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी कदम थे। हम लोग जो आज बैठ के बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये सारा मामला 21वीं सदी का है। उस समय उन्होंने इतने मजबूत कदम उठाए, ये बड़ी तारीफ की बात है। अगला कदम उन्होंने महिलाओं के क्षेत्र में उठाया। उन्होंने हिंदू कोड बिल को अपने राज्य में संशोधित किया और महिलाओं को भी पैतृक अधिकार पुरुषों के समान दिए। इसके अलावा उन्होंने दलित वर्ग के लिए छात्रावास खोला। और हैरानी की बात यह है कि हम में से जो बहुजन लोग हैं वो इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। खास तौर से जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग के लोग तो जानते ही नहीं कि ये कौन थे और इनका योगदान क्या है हमारे भारतीय समाज में। सच्चे मायनों में देखा जाए तो ये हमारे राष्ट्रीय नायक हैं, और जो उनको अपना सम्मान का जो स्तर मिलना चाहिए था हिंदुस्तान देश की तरफ से, वो कभी नहीं मिला। वो तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जैसे कुछ एक संगठन है जो उनके महत्व को रेखांकित करते हैं, अपने लोगों के बीच में बार बार लेकर जाते हैं, ताकि कम से कम हमारा जो अन्य वर्ग है, खासतौर से पिछड़ा वर्ग जो है, वो कम से कम जाग जाए, क्योंकि इतने सालों में तो जागा नहीं। अभी भी जागने वालों की संख्या बहुत कम है। मैं स्वयं अपने बारे में बताऊं, मैं जब तक मैं ग्रेजुएशन कर चुका था और स्नातक होने के बाद तक भी मुझे साहू जी महाराज का सिर्फ नाम सुना हुआ था मैंने। काफी समय बाद, हाँ, और जो मुझे जानकारी थी, जो कि मैं संपूर्ण जानकारी मानता था, कि साहू जी महाराज महाराष्ट्र के किसी राज्य के राजा थे और उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ाने में कुछ वित्तीय मदद की थी, बस।
इतनी ही जानकारी मेरी संपूर्ण थी और मैं समझता था कि इससे आगे जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, शायद उनका यही योगदान रहा होगा। लेकिन आप जैसे संगठन जो है, मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं को, प्रादेशिक संगठनों को, राष्ट्रीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को, और जो भी पदाधिकारी इसमें हैं जो सक्रियता से भाग ले रहे हैं। कम से कम ऐसे महापुरुषों के बारे में लोगों को जानने का एक मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। आप सभी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने साहू जी महाराज से को पत्र लिखा कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूं, तो उन्होंने इसको सहज स्वीकार किया और खुले मन से हर प्रकार से मदद का आश्वासन दिया, मदद की, और जिसका परिणाम हुआ कि न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया को बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा एक महान विद्वान, एक महान समाज सुधारक मिला, जिसने एक दुनिया का श्रेष्ठतम संविधान बनाया, आज की हमारी राज व्यवस्था बनाई। और भारत जैसे देश में जहां 5,000 सालों से एक मुट्ठी भर लोग बहुत सारे लोगों के ऊपर अपना हर प्रकार से उनका शोषण करते हुए शासन कर रहे थे, इसके खिलाफ कम से कम अधिकार देने की शुरुआत की, कम से कम कानूनी रूप से अधिकार दिए। वास्तव में अधिकार कहां तक मिल पाए हैं ये तो 70 साल के बाद हम लोग स्वयं आकलन कर लें, हम लोग स्वयं देख लें, अपने चारों तरफ का अध्ययन कर लें, तो पता चल जाएगा कि सब संविधान में क्या लिखा है और वास्तविकता में क्या हो रहा है। तो मेरा यही निवेदन है हमारे सभी साथियों से कि इन सभी महापुरुषों की शिक्षाएं, उनके कार्य, उनके योगदान लगातार प्रचारित करते रहें और अपने समाज में, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के लोग हों, दलित वर्ग के लोग हों, इनमें फैलाते रहें। जिस दिन व्यक्ति इनके योगदान को जान जाएगा, इस महत्व को जान जाएगा, उस समय ये झूठे नारे लगाने वालों को वो व्यक्ति नकार देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चूंकि थोड़ा फील्ड में आया था, कुछ मजबूरी में है काम की, तो थोड़ा उजेले का इशू रहा है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर अटल यादव सर। आपका बहुत बहुत साधुवाद जो आपने व्यस्तम समय निकालकर अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष पे चर्चा की। हम सभी साथियों को एक बार फिर सभी साथियों को संघर्ष का, जो महापुरुषों के, जो हमारे राष्ट्रीय नायक है, उनके संघर्ष को याद दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपसे उपेक्षा करते हैं आप समय समय पर ऐसे ही हम सभी साथियों को मार्गदर्शन करते रहें। तो मैं अपने हमारे अगले विशिष्ट अतिथि, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से माननीय दशरथ मौर्य साहब से अनुरोध करता हूं। माननीय दशरथ मौर्य सर आए, अपना माइक अनम्यूट करें और आज के विषय पर अपनी चर्चा रखें। माननीय दशरथ मौर्य जी। हाँ, हो गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद जय माननीय संचालक जी। हाँ, सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध जी एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष महोदय एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी तथा आज की मीटिंग में जुड़े सभी अनुभावों को नमो बुद्धाय, जय भीम। भीम। साथियों, जैसा कि आज की मीटिंग छत्रपति साहू जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में, जो 26 जुलाई को है, उपलक्ष्य में आज मीटिंग बुलाई गई है। तो छत्रपति साहू जी महाराज को राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज कहा जाता है। राजर्षि का मतलब कि राज ऋषि, और राजा होते हुए भी
ऋषि का कार्य कर रहे थे, मतलब सामाजिक न्याय के अग्रदूत, प्रतिनिधित्व के अधिकार को सुरक्षित करने वाले तथा आरक्षण के जनक कहे जाते हैं छत्रपति साहू जी महाराज, जिनका जन्म साहू महाराष्ट्र में कुर्मी जात के लोग लिखते हैं, ऐसा बताया जाता है। साहू जी महाराज ने बहुत ही पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, जो शोषित समाज के थे, बहुजन जिनको कहा जाता है, SC ST OBC, इनको, इनका जो शोषण हो रहा था, शोषण को रोकने के लिए तथा इनको अपना अधिकार दिलाने के लिए आगे आए। और इसके अलावा वो बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किया और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क किया। छात्रों के लिए हॉस्टल बनवाए, जो अक्सर बहुजन के छात्र जो है वो ऐसी स्थिति में नहीं हुआ करते थे, जिनकी संख्या अब भी बहुत है, कि जो कहीं बाहर जा कर करके शिक्षा ग्रहण करें और वो शिक्षा की फीस और रहने की व्यवस्थाओं का वहन कर सकें, उसका खर्चा वहन कर सकें। ये पहले भी था और आज भी है। उस समय छत्रपति साहू जी महाराज ने शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क किया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसका उस समय के और इस समय का बीच बीच में अध्ययन करते चला जाए तो आप सभी लोग समाचारों में भी सुनते होंगे और भी माध्यमों से जानकारी होती है। हमारे संस्थापक अध्यक्ष महोदय भी कई बार बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक स्कूलों को वर्तमान सरकार ने जो है बंद करने का निर्णय लिया है। और तमाम प्राइमरी, प्राथमिक, जिसको प्राइमरी भी कहते हैं, प्राथमिक भी कहते हैं, विद्यालयों को जो है जूनियर विद्यालयों से जो है संबद्ध कर दिया जा रहा है। इनका उद्देश्य यह है कि जो छत्रपति साहू जी महाराज एवं हमारे महापुरुष अन्य जो समाज सुधारक रहे, जो समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किए, जो प्राथमिक स्कूलों पर जोर दिए, उन प्राथमिक स्कूलों को समाप्त करके और पुनः जो लोग शिक्षा नहीं ग्रहण पर कर पा रहे थे, वो ऐसी स्थिति में आ जाए जिससे शिक्षा न ग्रहण पर कर पावे और अशिक्षित हो जाए और पूर्व की स्थिति में पहुंच जाए। ऐसा इस तरह का इस समय वर्तमान में कार्य चल रहा है, जिसको मैं ही नहीं, जितने भी जागरूक लोग हैं सभी लोग जानते हैं कि स्कूलों की शिक्षा कितनी महंगी कर दी जा रही है। उस समय छत्रपति साहू जी महाराज ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो है कानून बनाया और सबको शिक्षा का अनिवार्य किया। अभी हमारे पूर्व में के वक्ताओं ने भी बताया कि हमारे संविधान के रचयिता, लेखक, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा ग्रहण करते समय उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज को पत्र लिखा। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने उनको उनके पढ़ने की पूरी व्यवस्थाएं, उनके शिक्षा में जो खर्च है उसको उठाने का पूरा भार उठाया और पढ़ने में उनको जो है पूरा सहयोग किया और एक संदेश दिया कि अब बहुजनों का एक मसीहा तैयार हो गया है और जो आगे बहुजनों को जो है आगे ले जाएगा। और अभी
गंगाराम काम्बले जी के बारे में भी हमारे पूर्व के वक्ता जी ने बताया है। SC ST OBC के लिए छत्रपति साहू जी महाराज ने 50% आरक्षण लागू किया। उन्होंने देखा, जबकि उस समय जो है बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि तेली तमोली कुम्हार लोहार ये सब जो है क्या करेंगे विधानसभा में जाकर, वहां कोई हल चलाने की जरूरत थोड़ा ही है। छत्रपति साहू जी महाराज ज्योतिबा फुले जी महाराज को अपना गुरु मानते थे तथा उनके द्वारा चलाए गए शिक्षा के अभियान को आगे बढ़ाने में पूर्ण योगदान किए। छत्रपति साहू जी महाराज चूंकि एक राजा थे, राजाओं के यहाँ तमाम अधिकारी कर्मचारी भी होते हैं। उन्होंने अध्ययन किया तो देखा कि उसमें 90-95% बहुजन नहीं थे, बहुजन के अतिरिक्त लोग थे, जो कोई भी किसी भी योजना को बहुजनों के हित में लागू करने में व्यवधान पैदा करते थे। और जो 2, 4, 5%, 10% बहुजन कर्मचारी अधिकारी थे, उनको उनका शोषण भी करते थे। जब ऐसा उन्होंने देखा तो जो है आरक्षण देकर अपने अधिकारी कर्मचारी में बहुजन को भी भर्ती किया। तो ये ट्रेनिंग पहले से वही पढ़े लिखे हुआ करते थे, ब्राह्मण ही ट्रेनिंग देने का कार्य वही करते थे। इन्होंने शिकायत किया कि जिनको आपने आरक्षण देकर इसमें भर्ती कर दिया है, ये सही कार्य नहीं कर पा रहे हैं और इनको जो है भर्ती करना उचित नहीं है। तो साहू जी महाराज ने उनकी बात को सुना और फिर पूछा कि इन्हें ट्रेनिंग कौन देता है कार्य करने के लिए। तो ब्राह्मण लोग आगे आए कि ट्रेनिंग का कार्य हम ही लोग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस आरक्षित सीट पर भर्ती लोगों की गलती नहीं है, ये जो ट्रेनिंग दिया गया आपके द्वारा, ये गलत ट्रेनिंग दी गई। इनको सही चीजें नहीं बताई गई, सही कार्य करने का सही तरीका, सही रास्ता आपके द्वारा नहीं बताया गया। इसलिए उस आरक्षित वर्ग वाले को जो है सजा न देकर जो ट्रेनिंग देने वाले थे उनको सजा दी गई छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा। SC ST OBC के छात्रों के लिए हॉस्टल बनवाए गए तथा कल्याणकारी तमाम कार्य किए गए। न्याय, समता, शिक्षा, रोजगार, स्कूल, अस्पताल, इतिहास में ये सब जो पहले छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा किया गया था। इतिहास में, इतिहास क्या, हम लोगों के समय जब प्राइमरी में पढ़ रहे थे तो एक चैप्टर हुआ करता था, छत्रपति साहू जी महाराज का एक अध्याय हुआ करता था और उससे कुछ हल्की फुल्की जानकारी, हल्का ज्ञान हो जाता था। लेकिन अब इस समय की किताबों का मैंने भी अध्ययन किया है। हमारे समाज में रहने वाले हमारे बहुजन सभी साथी जो है, उनके घर में भी बच्चे पढ़ते हैं, देखते होंगे। तो छत्रपति साहू जी महाराज का चैप्टर ही समाप्त कर दिया गया, किताब से निकाल दिया गया और उनकी जगह पर दूसरे चैप्टर्स जो है डाल दिए गए, जिससे कि जो है छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में या बहुजन महापुरुषों के बारे में इन लोगों को जानकारी ही न हो सके कि इन्होंने क्या काम किया था। जैसा कि आज भी देखा जा रहा कि जो न्याय की बात करता है कि हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या हमारे आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, सभी लोग जानते हैं कि सरकारी पदों पर आरक्षण हुआ करता है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था अभी नहीं है। तो सरकारी चीजों को
उसको बेचकर प्राइवेट सेक्टर में कर दिया जा रहा है, जिससे कि हमारे आरक्षण समाप्त हो जा रहे हैं। जिसको छत्रपति साहू जी महाराज ने इतने वर्षों पहले, जब अंग्रेजों का शासन था, तब अपने राज्य में लागू किया था, उसको भी इस समय अब जो समाप्त कर कर करके बहुजनों के प्रति जो है पुराना जैसा अन्याय प्रति रास्ता अपनाया जा रहा है। और अगर कोई न्याय की बात करता है तो उसे तरह तरह के आरोप लगा कर करके कि यह जो है राष्ट्र विरोधी है और इसका ये राष्ट्र द्रोही है, और उसके विरुद्ध तमाम किस्म के अनर्गल आरोप लगा कर करके मुकदमे लिखा कर करके उसको जेल भी भिजवा दिया जाता है। तो हमें सीख लेनी चाहिए छत्रपति साहू जी महाराज से। वो राजा थे, सही है, ठीक है, लेकिन तब बहुजन के लोग बिल्कुल अशिक्षित थे। अब बहुजन के लोग भी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, शिक्षित हो गए हैं, तो उनको इन सब बारे में जान कर करके, शिक्षित होकर करके, पढ़ कर करके, और उनके द्वारा जो अधिकार हमें दिए गए थे, कम से कम उन अधिकारों को सुरक्षित करते हुए और उसको आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारे बहुजन महापुरुषों की जन्म जयंती, कहा यह जाता है कि उत्सव मनाने से हमारे समाज का भला नहीं है, जन्म जयंती मनाना कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम जन्म जयंती मनाते हैं और उस महापुरुष के बारे में अपने समाज को इकट्ठा कर कर करके भीड़ के रूप में उनको अवगत कराते हैं, बताते हैं, तो जो हमारे किताबों से जो उनका चैप्टर निकाल दिया गया है उसकी प्रतिपूर्ति कुछ तरह से हो सकती है। तो अपने महापुरुषों की जिस जिस दिन जन्म जयंती पड़ती है धूमधाम से मनानी चाहिए। और 26 जून को जो है छत्रपति साहू जी महाराज की जो जन्म जयंती है उसको फिजिकली सभी जिलों में, और जिलों में क्या, घर घर में मनाई जानी चाहिए। और ये केवल कुछ लोग बीच में हमारे वक्तागण कहते रहे कि पिछड़ी जात के वो थे, तो इसमें पिछड़ी जात और उससे मतलब नहीं है। वो बनाए हुए चतुर्थ जो वर्ग बनाया गया, वर्ण बनाया गया है, उसमें SC ST OBC सभी आते हैं। ये दायित्व तो सबका है और सब लोगों को मिलकर मनाना चाहिए, सब लोगों को मिलकर अपने सभी महापुरुषों के बारे में बताना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दशरथ मौर्य साहब। आपने आज विशिष्ट अतिथि के तौर पर आपने हमारे राष्ट्रीय नायक महापुरुष जी के बारे में सभी साथियों को बहुत अच्छी अच्छी बातें साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि महाराष्ट्र प्रदेश से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है संस्कार समिति के माननीय शुद्धोधन बड़मनी साहब से मैं आग्रह करता हूं, माननीय शुद्धोधन बड़मनी साहब आए और आज के विषय पर अपनी बात रखें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरी आवाज आ रही सर? आ रही सर, आ रही जी सर। जी। आपका समय बाकी के लोग ले गई। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा संक्षिप्त में नहीं नहीं रखूंगा, थोड़ा नहीं। फास्ट रखूंगा। जी और जी जो बातें इन लोगों ने बताया है वो दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और जिनकी 26 जून को जो जयंती आने वाली है, वैसे वो राजश्री शाहू महाराज, महात्मा फुले, कबीर और जिन जिन महापुरुषों ने समाज परिवर्तन के लिए, उत्थान के लिए कार्य किया, उन सबको मैं सबसे पहले वंदन करता हूँ। उसी के साथ आज के वेबिनार में जुड़े हुए हमारे सभी दोस्त मित्रगण के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय संस्थापक जी LP बौद्ध जी, आचार्य हमारे किशोर बौद्ध जी और हमारे योगेश जी,
जितने भी नाम लूंगा तो थोड़ा समय निकल जाएगा, इसलिए सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जैसे कि बात निकली कि राजश्री शाहू महाराज, इनकी जयंती हमें मनाना है। जी सही है, हमें राजश्री शाहू महाराज जी की जयंती बिल्कुल मनाना चाहिए, क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक न्याय प्रस्तापित किया। सामाजिक न्याय बोले तो जैसे कि अभी एक उनके ही इसमें से एक बात मैं बताना चाहूंगा जो किसी ने नहीं बताया अभी तक, यानी अभी जो वक्ता है उन्होंने नहीं बताया, ऐसा नहीं है। तो जिस तरह से अगर हम भूखे हैं और जैसे कि आगरा में बड़ा मस्त हमारा वो मेला लग गया है, और उस समय अगर 100 रोटियां हमको बांटना है, और 100 रोटियां का ऐसा रख दिया एक जगह पे, और उसमें कुछ हट्टे कट्टे नौजवान लोगों को अलग रखे थे, और कुछ लंगड़े लूले जो दौड़ नहीं सकते कुछ आदमी को अलग रखा है, और दोनों को भी एक साथ छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? रोटी मिलेगी हमारे जो लंगड़े लूले हैं, अशक्त लोग हैं, कुछ लोग हैं, उसको मिलेगी रोटी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो ध्वस्त पुष्ट है, बड़े जवान है, वो धक्की मार के अंदर चले जाएंगे, रोटियां सभी रोटियां रखी है वो सब खर्च कर जाएंगे। इसी के तरह उनके दरबार में जो ब्राह्मण लोग थे जो अपोज कर रहे थे सामाजिक न्याय के लिए, वो सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए उन्होंने एक बात सामने रखी उन लोगों के सामने। वो कुलकर्णी करके थे, कुछ ये थे, उनको लेके आए साथ में घोड़े के तबादले में। घोड़े के तबादले में कुछ अच्छे धष्ट पुष्ट घोड़े थे, और कुछ अशक्त थे, कुछ लंगड़े थे, कुछ ज्यादा यानी बूढ़े थे। ऐसे घोड़े भी एक तरफ बांधे हुए थे, और उन्होंने यानी मैदान में चना रखा, चना के ढीक लगा दिए, और चने के ढीक लगाने के बाद में उन्होंने बोला कि अभी दोनों को खोल दो और देखो क्या हो रहा है। तो जब दोनों तरफ से खोल दिए गए तो जो धष्ट पुष्ट घोड़े थे वो आए, और जो कमजोर घोड़े थे, जो लंगड़े थे, बूढ़े थे, इनको धस्सी मार के पूरा चना फस्त कर दिया। और ये बताना चाहा कि देखिए, आज तक ये जो हमारा समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, इनको जो ऊपर का वर्ग जो है, ब्राह्मण वर्ग है, इन लोगों ने आज तक उनकी जो उनकी जो भी हक की बनती थी रोटी, वो भी नहीं खाने दिया, ना उनको शिक्षण दिया आप लोगों ने। तो इसके आज के बाद मेरे संस्थान में 50% आरक्षण जो है वो इनको दिया जाएगा। और इस तरह से राजश्री शाहू महाराज ने सबसे पहले भारत में, अभी एक हमारे एक दोस्त ने बताया है कि हमारे जो वक्ता थे उन्होंने बताया कि 600 राजा थे, क्योंकि राजा में ऐसे ऐसे बटे थे पूरा भारत, पर किसी ने भी हमारा समाज जो पिछड़ा समाज है, जो सामाजिक अन्याय हो रहा है, इस पर न्याय की व्यवस्था नहीं की थी। तो भारतवर्ष में सबसे पहले उन्होंने अपना आरक्षण का जो था वो वहां दिया। और और आगे अगर हम बताने जाए तो उन्होंने सामाजिक न्याय के प्रति बहुत ही बारीक बारीक तरीके से उन्होंने काम किया है। अभी उन्होंने बहुत से लोगों ने शायद पूरा ब्यौरा नहीं दिया, तो मैं कुछ देना चाहूंगा कि राजश्री शाहू महाराज जो थे वो दत्तक पुत्र थे। अभी एक दत्तक पुत्र किसी ने बताया नहीं अभी तक। तो दत्तक पुत्र थे, तो वो कैसे थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के चौथा जो रेस था, चौथा जो वंशज था, तो चौथा वंशज क्या बोलते हैं, निपुत्रिक था। और निपुत्रिक होने के वजह से चौथा शिवाजी महाराज जो थे, उनका वो देहांत होने के बाद उनकी जो घरवाली, यानी क्या बोलते हैं उसको, कुटुंब में जो आनंदी बाई करके उनके, हमारे मराठी में बाई कौन थे उसको, घरवाली, घरवाली जो थे, वो घरवाली ने जो जो कागजल नगर कोल्हापुर के पास में जो है, जयसिंह राव जी घाटगे, इनका लड़का यशवंत नाम था उनका सबसे पहले, और यशवंत जी को उन्होंने अडॉप्ट किया 14 साल के आयु में, और उसके बाद में उनको पढ़ाया लिखाया। यानी इनका जन्म था 1874 इनका जन्म था,
और 26 जून 1874 में इनका जन्म हुआ। तो और उसके बाद में उनका जो राज्याभिषेक जो हुआ पढ़ाने के बाद में राज्याभिषेक 1994 में हुआ। 1994 में उनको 20 साल के आयु में राजा की उपाधि मिली। तो इनका एजुकेशन भी बताना चाहिए कि इनका एजुकेशन राजकोट में हुआ, राजकोट में राजकुमार कॉलेज में हुआ, और उनको पढ़ाने के लिए इंग्रज अधिकारी नियुक्त किया गया था, स्टुअर्ट फ्रेजर करके। तो ये ऐसे यानी इंग्लिश भी उनकी कमांड थी। और आज हमारा कोल्हापुर, यानी सॉरी हमारा नहीं, सबका ही कोल्हापुर है, कोल्हापुर बल के नाम से जाना जाता है, बल। यानी यहाँ जब देखेंगे तो कुश्तियों का फड़ अभी भी लगता है, कुश्तियों का फड़ अभी भी लगता है। और ये हमारे महाराज जो थे, ये खेल कूद और जो भी है उसमें प्राधान्य रखते थे। वो भी धष्ट पुष्ट पहलवान थे, 5 फुट 9 इंच के ये थे। तो ये खेलकूद का भी उन्होंने उसका ये शुरुआत किए थे। और आज जो खेलकूद के इसमें जो हम देखते हैं कि ये खेल राष्ट्रीय पारितोषिक मिलता है, वो खेल में उसको इंटरनेशनल पारितोषिक मिलता, इसके भी जनक हमारे राजश्री शाहू महाराज है। और एक बात हम अभी समाज के इसमें हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि मैं अभी सिंचन विभाग से रिटायर हुआ हूँ, तो मुझे सिंचन का भी तो कुछ मालूमात आप तक पहुंचाना चाहिए। तो भारत में सबसे पहले, भारत में बात कर रहा हूं मैं, ना महाराष्ट्र में, भारत में सबसे पहले जो पत्थर का जो धरण होता है, पत्थर का जो धरण है, वो उन्होंने बनाया राधानगरी डैम करके। अच्छा, इसके पीछे और एक बात है। तो उस समय ना मशीनें थी ना कुछ था, वो सब बैलबंडी से पत्थर लाने का, और उसको चूना था, वो था चूना रेत, और इसका ऐसा वो घुमा के उसकी 2 दिन या 1 दिन उसको रख के फिर उसकी जो बनती थी स्लरी या सीमेंट, आज अपन डायरेक्ट सीमेंट लगाते हैं, तो वो स्लरी के ऊपर रख रख के वो डैम बना है। अच्छा, वो डैम कितना लंबाई है? तो 1.30, यानी 1037 मीटर का लंबाई डैम है। और उसकी ऊंचाई जो है, तो ऊंचाई है 38, यानी 38.5 मीटर ऊंचाई भी है। अच्छा, ये सबसे पहला धरण जो बना है, मुझे जो बात बताना है वो बात ऐसी है कि उस समय वडार समाज था, यानी भटका जमाती का एक समाज था, जो जंगल जंगल में भटकता था। उसको रामोशी भी कहते थे लोग, रामोशी उसमें से ही हुआ है। जो डाकू बोलते थे उधर, पर वो डाकू नहीं थे, वो अपने इसके लिए लोगों से अगर कुछ धनवान लोगों से छीनते भी थे, पर वो सब लोगों में बांट देते थे। तो ऐसे लोग जो थे वो उपेक्षित थे, और उपेक्षित होने के बावजूद भी उन्हें हर महीने में वहां के जो पुलिस स्टेशन रहता था, जो पटवारी या पुलिस पाटिल रहता था, उनके तरफ हाजिरी लगाना पड़ा। यानी इतने उपेक्षित लोग थे, पर वो लोग कुशल कारागिर थे। और कुशल कारागिर होने के वजह से इनका यूज क्या करने का, तो देखो दूरदृष्टि हमारे शाहू महाराज जी के, उन्होंने उनको काम में लगा दिए। और वो पत्थर बहुत असली तरह से तराशते थे, तो उनसे पत्थर तराश कर उन्होंने वो राधा नगरी डैम बनाया है। जिस समय अवर्षण आया था, पानी की किल्लत थी, और पानी की किल्लत होने की वजह से खेत को तो पानी नहीं था, तो खेत को भी पानी मिलना चाहिए, पीने के लिए भी पानी मिलना चाहिए, उस पर से इलेक्ट्रिक सिटी निर्माण करने की जो कल्पना है, वो शाहू महाराज ने दिया है। आज भी उस डैम से 2 गेट है, 2 टरबाइन है। टरबाइन बोले तो जनित्र, जहां से ऐसा घूम के आप लोगों ने किसी ने देखा है या नहीं देखा वो मुझे नहीं मालूम, पर वो जो डैम होता है, डैम से ऊपर से ऐसा पानी नीचे गिराया जाता है, और वो बकेट टाइप टरबाइन होता है। बकेट बोले तो ऐसा होता है, वो घूमती है, और वो घूमने से फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अभी बहुत जगह पे बना है, पर सबसे पहले इंग्रज के जमाने में इलेक्ट्रिक सिटी प्रोड्यूस करने का जो ये है, ये राजश्री शाहू महाराज ने बनाया। अभी मैं मेरी बात ज्यादा दोहराऊंगा नहीं, पर मैंने भी वहां जाकर देखा है, खुद जाकर देखा है।
मैं जब कोल्हापुर गया था, एक्चुअली मैं कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हुआ, कराड में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हूँ। तो वहां जब हम डैम हमको दिखाया गया तो वो लंबाई उसके एस्लर यानी एस्लर वाले तो बहुत ऐसा, आपका आज का जो टाइल्स है वो क्या दिखेगा, उससे भी ऐसा बिल्कुल सही तरीके से बिठाया हुआ एक एक पत्थर इस वडार समाज ने बिठाया है। और उसने उस पर फिर ये भी दिखाया है कि देखिए ये इस तरह से अच्छा डैम बना है, उनका भी नाम वहां लिखा है। दूसरी बात एक मैं बताना चाहूंगा कि बाकी लोगों ने तो बहुत बताया कि ये हुआ वो हुआ, तो उन्होंने जो क्या बोलते हैं उसको, विधवा था, विधवा विवाह करने के लिए कानून बनाया उस समय, राजा राम मोहन ने भी बनाया, इस सब का अपन पढ़ते हैं। पर उसी के पहले हमारे शाहू महाराज ने विधवा का विवाह होना चाहिए और ना कि उनका ये सती जाना चाहिए, ये भी उन्होंने वहां पे रोक लगाई। उसी के साथ साथ एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पूरे भारत में ईजीएस यानी रोजगार हमी, यानी कि खेत पे जाकर काम करने की, या खेत वाले जो गांव के लोग जो होते हैं ना, वो जो जो अलग अलग तरीके से काम गवर्नमेंट देती है, वो रोजगार हमी का डेवलपमेंट कैसा किया इन्होंने, इसके बारे में एक बात बता कि राजश्री शाहू महाराज ने उस समय एक साथ तालाब नहीं खोदते थे, क्योंकि खोदने के लिए खाली यंत्र नहीं था, कुछ नहीं था। तो जैसे जिस तरह से कुआं खोदा जाता है, आज भी वो तालाब एग्जिस्ट है, यानी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो किस तरह से उन्होंने आइडिया लगाई, तो जो लोग थे, हेलो, हाँ, तो जी जो साहब, आप अपनी बात रखें, बात रखें। हाँ जी जी, जो लोग हमारे मजदूर लोग थे तो उनको अलग अलग, यानी वही एक जगह पे ऐसा लग लग के, यानी सट 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 के कुएं बनाने को लगा दिए, और कुआं यहाँ तक खोदा कि नीचे तक पानी लगे, और उसके बाद में वो जो दीवार थी कुएं के बीच में वो गिरा दिए, वो तालाब बन गया। आज भी उस तालाब में पानी का स्रोत है, यानी नीचे तक उन्होंने खोदने को लगाया। और इन मजदूर को जब उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, कि उनको रहने के लिए जिस तरह से आज भी ईजीएस के वर्क पर या एमआर ईजीएस करके आता है, उसके वर्क पर हमारे छोटे अगर बच्चे हो और वो माँ उस पर काम करती हो, तो उसके लिए बच्चों को पालना के लिए कपड़ा देते हैं, झोली पालना बोले तो उसको बच्चे को रखने के लिए, और उसको एक पानी पिलाना, दूध पिलाना के लिए भी वहां पे व्यवस्था की जाती है। ये व्यवस्था उस समय शाहू महाराज ने किए थे। और ये बच्चे जब बड़े हो जाते थे तो इनको पढ़ाना चाहिए। अगर हम जो अगर आदमी है, अगर मनुष्यत्व को अगर हमको पाना है, तो पशु से मनुष्यत्व को लाने के लिए शिक्षण बहुत जरूरी है, यानी एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं हो तो हम मनुष्य के तरह बर्ताव नहीं करेंगे, या जो भी हमारे पर अनंत जो अत्याचार होते हैं वो हम वैसे ही सहते जाएंगे। तो शिक्षण की सबसे पहले महात्मा सॉरी शाहू महाराज ने, राजश्री शाहू महाराज ने शुरुआत की। और उनको प्राथमिक शिक्षण अगर कोई देता नहीं होगा, स्कूल में अगर नहीं भेजता होगा, तो उस कुटुंब को, उसके पिताजी को 1 रुपया फाइन उस समय लगाया था, यानी आपको 1 रुपया भरना पड़ेगा, नहीं तो स्कूल में भेजो। तो उससे ये स्कूल में भेजते थे। फिर उसके बाद में आई कि रहने की व्यवस्था, कि इन बच्चों को रहने की व्यवस्था कैसा हो जाएगा। तो रहने की व्यवस्था उनके लिए छात्रावास सबसे पहले शाहू महाराज ने खोला है कोल्हापुर में। तो इस तरह से एजुकेशन कैसा कैसा डेवलप होना चाहिए, ये भी उन्होंने वहाँ शुरुआत की है। तो ये जो शाहू महाराज का जो है बहुत अपने इस पर उपकार है बोलो, या क्या बोलते हैं हमारे मराठी में, कि उन्होंने जो स्रोत यानी शुरुआत किया हर चीज की। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी डबक के चाल में रहते थे, शायद मैं कुछ गलत, डबक की चाल में या कहीं रहते थे, जो चाली थी, और इधर उधर अपना ऐसा ही था। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बैरिस्टर बनकर आ गए, और जब उनको पता चला कि बैरिस्टर बनकर आ गए ये अछूत का लड़का, तो वो कोल्हापुर से बॉम्बे आए, और बॉम्बे में आके अपनी बस्ती में, उनके वो बस्ती में चले गए। बीडीडी बाबा चाल, साहब को जी, बीडीडी चाल, बीडीडी चाल, बीडीडी चाल बीडीडी, थी, डबक हाँ, नहीं था। हाँ हाँ हाँ, बीडीडी बीडीडी चाल। चाल थी।
जी जी। तो वहां पे जब देखा लोग हल्ला मचा रहे, बच्चे दौड़ रहे, क्या हो गया? तो बाबा साहब बाहर आ गए और देखते हैं कि राजश्री शाहू महाराज मिलने के लिए आए, और वो भी मुझे। तो उन्होंने बोला कि महाराज, आप तो महाराज हो, राजा हो, मुझे बुला लेते तो मैं आ जाता। तो उस समय जब शाहू महाराज ने क्या बोला कि भले ही हम राजा हो, इस संस्थान के रैयत के करवीर के राजा अगर भले ही हो, पर आप ज्ञान के राजा हो, ज्ञानी हो, और आप जो जिस तरह से ज्ञान ले रहे हो वो तो कोई ले नहीं सकता, आप सबसे बड़े किंग हो ज्ञान ज्ञान के। और इस तरह उनको पहले मिलने गए थे। और ये बात जो है वो बहुत बड़ी बात है कि जब जब बाबा साहब को कोई जरूरत गिरी, जैसे मुक्ख नायक करके पत्रकारिता निकाले थे बाबा साहब ने, पत्रिका निकाले थे और वो चलता था। पर उस समय ऐसा ही आर्थिक दिक्कतें आने की वजह से अड़चन में आए थे। तो जैसे ही राजश्री शाहू महाराज को पता चला कि एक पत्र का जो है बंद गिरने वाली है, तो उस समय महाराज ने उनको, वो आपने उसको मदद की और वो चला। उसी की तरह अभी एक हमारे वक्ताजन ने बताया अभी है, फिर भी मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि एक मानगांव के परिषद में उन्होंने ऐलान करते हुए बताया कि हमारे जितना भी पिछड़ा समाज है, वो समाज को आज हमारे देश के नेता मिल गए हैं और ये सबका उद्धार करेंगे। ये जो बात है इन्होंने वो दूरदृष्टि रखकर बताया था, ताकि ये इन लोगों को इनके प्रति मालूमात हो, और वो बात उनकी सच हो गई। और बाबा साहब ने पूरा समाज जो है उसका उत्थान किया है। और एक बात मैं और एक बताना चाहूंगा कि ये जो राजा थे कोल्हापुर के, वो मराठा समाज से थे, ना कि इधर समाज के थे। और आज भी मराठा समाज हमारे महाराष्ट्र में ब्राह्मण भी के समान एक लेवल पे रखते हैं, और वो बोलते हैं कि हम उच्च जाति के। पर अभी उनकी हालत खस्ता हो गई है। कैसे कि उनके पास में पहले तो हजारों एकड़ जमीन थी, फिर उसके बंटवारा हुआ, 500 हजारों होंगे तो 500 हो गई, 500 की फिर 250 हो गई, 250 की फिर चार चार छह छह लड़के रहते थे, तो उसमें आज 10 एकड़ पर आ गए हैं, ताकि उनका उसमें भी गुजारा नहीं होता। तो ये ऐसे मराठा जो समाज है, ये आज भी लोगों को गुमराह करते हैं और बोलते हैं कि भाई हम बहुत श्रेष्ठ है। आपको यानी मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, फिर भी बताना जरूरी है कि ये जो मराठा समाज है ये शिवसेना करके इनके साथ में जुड़ा है, पर भाजपा के समाज का कार्य तो करते हैं, पर जो हम पिछड़े समाज के लोग जो है उनको वो पास में नहीं बैठने देते। मैं बात ये इसलिए बताऊंगा कि मैं भी जब वहाँ कराड़ में पढ़ा पढ़ा हूँ, तो वहाँ देखा है कि वहाँ जातीयता का जो ये है बहुत ही तीव्र है। अगर किसी को पता चले कि ये पिछड़े जाति का है, तो वो आपके साथ बात करते करते रुक जाएगा और बोलेगा कि मुझे कहीं अलग काम है। इस तरह से ये जो समाज का उत्थान के लिए बहुत से और जो बहुत बहुत पहलू है, जो बात मैं बताना अगर मैं चाहूंगा तो समय बहुत लगेगा। सर और कितना समय लगाना है? समय तो सर लगभग हो गया है। हो गया। जी। तो हाँ जी। बहुत सी बातें अभी है, जैसे कि उनको 1920 में शंकराचार्य कहते थे। अभी भी शंकराचार्य 4 मठ है, पर राजश्री शाहू महाराज ने उनको जगत गुरु करके बताया, और उसके नाम से मराठा समाज का जो एक सदाशिवराव बेनार्डीकर थे, इनका ये किया था, नियुक्ति किया था। और जिस तरह से बाबा साहब भी लेटर में जय भवानी लिखते थे, शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, और जो पढ़े हैं उनको तो मालूम होगा। हमारे जो आनंद भालेराव सर है उनको तो मालूम होगा कि बाबा साहब लेटर लिखते थे तो ऊपर जय भवानी लिखते थे। तो ये भी उनका भी बृहद वाक्य था, जय भवानी। और इस तरह से जो हमारे वो तो हो गया इसका, पर जो स्कूल लगते थे, एक बात महत्वपूर्ण, स्कूल लगते थे कि वो स्कूल एक जो मागास वर्गीय बच्चे रहते थे वो अलग बैठते थे, जो सवर्ण के थे वो अलग बैठते थे।
और इस तरह से अलग बैठने से उनमें वो जातीयता और तीव्र होती थी। तो शाहू महाराज ने ये जो प्रथा थी अलग अलग बैठने की, वो भी खत्म कर दिया और उसमें एक जगह पर बैठकर पढ़ने की सुविधा निर्माण किया, जो कि आज हम भी सबके साथ में एक साथ मिलजुल कर पढ़ाई करते हैं। अदरवाइज इनका स्कूल अलग, उनका स्कूल अलग। तो ये भी बात उन्होंने किया। उन्होंने पुनर्विवाह का 1917 में किया, ये भी मैंने बात बताया था। उसी के साथ साथ एक वेदोक्त मंत्र का जो एक बात हुई थी, वो बात मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, फिर मैं रुक जाऊंगा। कि छत्रपति शाहू महाराज जब एक जगह पे नहाने गए और जाने के बाद फिर वो जो उनके पास एक मंत्र बोलने वाले थे, पूजा पाठ करने वाले थे, वो पूजा पाठ करते थे। तो उनका एक जो ब्राह्मण था वो पूजा पाठ कर रहा था, और जिस समय वो पूजा पाठ कर रहा था तो उनका एक दोस्त आ गया, और वो दोस्त ने वो सुन लिया कि अरे भाई ये क्या मंत्र बोल रहा है। तो उन्होंने जो मंत्र बोला वो मंत्र इनके लिए नहीं बोला, कि राजा के लिए जो वेदन से मंत्र थे। अभी वो बात अपन थोड़ा सा एक मालूमात करके मैं बताने चाहता हूँ, इसका कोई उपयोग है। पर एक बात, शाहू महाराज जी ने किस तरह से उसको विरोध किया और उनको फिर भी कैसा ये हो गया, ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। तो उनको जो मंत्र बोल रहे थे वो वेदोक्त मंत्र बोले, वो ये ब्राह्मण लोगों के लिए है, आप राजा भी होंगे तो भी आपके लिए ये मंत्र नहीं है। तो इमीडिएट वो जो मंत्र बोलने वाला था उसको खारिज कर दिया और दूसरा को बताया। तो देखिए उस समय भी राजा के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता था। वो सोच रहे थे कि मैं राजा होने के बावजूद भी मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार होता है, तो हमारे पिछड़े समाज के समाज ले कैसा होगा। और उस वहां से उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं जो भी पिछड़ा समाज है उसका उत्थान के लिए कार्य करूंगा। उन्होंने जो किसान थे, किसान के लिए किसान मंडी ओपन किया, किसान के खेत के लिए इरिगेशन यानी सिंचन की व्यवस्था किया, किसान के लिए पानी की व्यवस्था किया, किसान के लिए आज जो हम किसान मंडी वो भी उन्होंने शुरुआत किया। उन्होंने स्पिनिंग और जिनिंग, यानी जो स्पिनिंग एंड जिनिंग बोले तो जो सूत काटते हैं और उसका वो उस कपड़ा बनता है, इसकी भी शुरुआत शाहू महाराज ने किया। और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी उन्होंने स्थापित किया। यानी बहुत से ऐसे जो कार्य जो सब लोगों को काम, यानी सब लोगों की उन्नति हो, इस तरह से शाहू महाराज ने काम किया। शाहू महाराज एक जो हमारे मराठा समाज के थे, पर भी उन्होंने कुछ भी यानी ऐसा जो सोचा था कि ये सब समान है, सब एक ही यानी क्या बोलते हैं उसको, स्त्री और पुरुष जो भी जितना भी समाज है, सब समानता, न्याय और बंधुता स्थापित करने के लिए शाहू महाराज ने व्यवस्था की। और एक बात मैं बताना चाहूंगा चाहते जाते कि उनकी भी माँ 3 साल या उसके बालपन में गुजर गई थी, बाबा साहब की भी माँ गुजर गई थी, और भगवान गौतम बुद्ध की भी माँ गुजर गई थी। तो देखिए ऐसे ये जो है साम्यता आता है कि जो समानता, न्याय, बंधुता और लोगों का उन्नति करने की जो करते हैं, कि थोड़ा सा भी क्या बोलते उसको, झड़, हमारे मराठी में बोलते झड़ पोचल्यानंतर माणूस जास्त शहाणा होतो। यानी एखादी बात की कमी अगर मिल गई तो वो उस तरफ से जो है वो उत्थान कैसा हो, इसकी बात वो रखते हैं। चलो समय बहुत आज तेजी से दौड़ रहा है, और इसके बाद में अध्यक्ष जी को भी बात रखना है। मैं शायद थोड़ा ज्यादा बोल गया हूँ, शायद मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो आप बड़े भाई हमारे है सब लोग, ये समझ के मुझे क्षमा कर देंगे। और मैं जो भी हमने बताया है, जो जो भी किताबें हमारी उपलब्ध है, उस किताब के हिसाब से हमने पढ़कर ही बताया, जो भी जितना भी याद आया वो बताया है। तो मैं यही वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सब। हम सभी ने अभी आज के मुख्य अतिथि माननीय सुदोधन बड़मनी साहब को सुना, और राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज की जीवन पर उन्होंने बहुत ही गहराई से प्रभाव डाला। तो मैं अब आज के अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BS बोस साहब से अनुरोध करता हूं, आप आए और आज के अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय BS बोस साहब। पुनः सभी महापुरुषों को, संतों को नमन करता हूँ।
सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज सभी हमारे विद्वानों ने बहुत अच्छी बातें बताई। लगभग उनके जीवन के जो संघर्ष है और जो आंदोलन है, जो उन्होंने महिलाओं के लिए कार्य किया, श्रमिकों के लिए कार्य किया, किसानों के लिए कार्य किया, शूद्र माने जाने वाले समाज के लिए कार्य किया, उन्होंने लोक कल्याण के कार्य किए, विकास के कार्य किए, उन सभी के बारे में उसमें प्रकाश डाला। उनको जो ऐतिहासिक तथ्य है उनके बारे में बताया, किस तरह से एक जो गंगाराम कामले थे उनका शौक कुर्बाई और उस पर चाय भी पीते थे वो। किस तरह से जो ब्राह्मणवाद है वो भी प्रताड़ित करता था। जैसे आज हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ भेदभाव होता है, उस समय उन्हीं के कर्मचारी उनके साथ भी भेदभाव करते थे, क्योंकि वो उनको शूद्र मानते थे। ये उनके द्वारा जो मानव उत्थान का कार्य, भेदभाव मिटाना, एक उनको एक सशक्त करना, एम्पावरमेंट करना, वो एजुकेशन का कार्य हमारे महापुरुषों ने कहा कि एजुकेशन जरूरी है। उन्होंने निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जो हमारी अभी 2009 में उसको लागू किया सरकार ने, आरटी जिसे कहते हैं, वो उन्होंने उस समय उसको लागू किया था। छात्रावास खुलवाए गए थे। तो ये जो वर्ग हैं वो जो शोषित वर्ग हैं सभी को कार्य किया। जैसे बाबा साहब ने लेबर वर्ग के लिए कार्य किया, महिलाओं की कार्य किया, जैसे श्रमिकों के लिए विधवा मजदूरी से मुक्ति का उस समय कार्य किया उन्होंने। महिलाओं की विधवा जो महिलाओं के लिए कार्य किया, ये सभी कार्य एक उन्होंने एक मानव से बहुत महामानव, इसलिए हम लोग उनको मानते हैं। और ये ऐतिहासिक तथ्य है कि मनुवाद से पूरा समाज पीड़ित रहा है, चाहे ओबीसी हो, SC ST हो, जिसको संवैधानिक भाषा में कहते हैं। उसमें ये बिखराव हमारा जो ला दिया है, जिससे हम लोग एकत्रित होकर, संगठित होकर संघर्ष नहीं कर पा रहे। आज ये हमारी न्यायपालिका हो, यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह जो आरक्षण उन्होंने उस समय लागू कर दिया था, वो आरक्षण आज भी उस रूप में हम लोग आंदोलन करके प्रयास नहीं कर पा रहे। सभी विद्वानों ने बहुत अच्छी बताई कि उनके जीवन से प्रेरणा लेना, लेकिन सबसे बड़ी बात है उनको क्रियान्वित करना, हमारे जीवन में सिरोधार्य करना, समाज में डिलीवर करना। उसे कैसे कर पाए, ये सबसे बड़ी बात है, वो हमें कार्य करने की आवश्यकता है। और ये भी तथ्य है कि हमारे काशीराम साहब के पहले हमारे महापुरुषों के बारे में हम लोग नहीं जानते थे। हमारे संस्थापक जी ने बहुत लंबे समय तक उनके साथ कार्य किया है, मानवर काशीराम के साथ। और RBM उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में हम लोग, ये अच्छी बात है कि हमारे तथागत बुद्ध से लेकर मानवर काशीराम तक सभी महापुरुषों को उनके आंदोलन से, उनके संघर्ष से कैसे हम लोग प्रेरणा लें। और समाज में जो अभी बात आई कि पाठ्यक्रम में इनका भाग होना चाहिए था, जबकि कई प्रकार के सीरियल बनते हैं, दूसरे काल्पनिक जो उन पे बनते हैं, उन पे गीत बनते हैं, तमाम प्रकार के मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जाता है सुबह शाम तक, जो काल्पनिक पात्र होते हैं। लेकिन सत्य पात्र इतिहास के, जिन्होंने जो गरीबों का बदला है, शोषितों को बदला है, जो पीड़ित लोगों के जीवन को बदला है। अभी ये भी तथ्य है कि कितने राजा थे मध्यकाल में, आधुनिक काल में ढेर सारे राजा थे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक तमाम सारी रियासतें थी। ये उन्होंने, किसी ने भी इस तरह का कार्य नहीं करा जो उन्होंने कार्य करा। सब लोग अपन को ईश्वर का अवतार मानते रहे, पुरोहितों के अंडर में काम करते रहे। पुरोहितों ने जो कहा वो करते थे, वो पुरोहितवाद उन पर हावी था। उसमें मनुवाद में लिखा भी है कि राजा पुरोहितों के अंडर में रहेगा, वही उन्होंने उसको क्रियान्वित किया। लेकिन इन्होंने हिम्मत करी, साहस करा, ये कार्य करा। दूसरा, जो हमें मुक्तिदाता कहते हैं, उनको जो है किस तरह से आगे लाए, समाज को बताया कि हमारे ये आपके मुक्तिदाता हैं भविष्य के लिए। तो उनका समर्थन किया, उनके लिए जहां जहां आवश्यकता पड़ी आर्थिक सहयोग भी किया। और उसके लाभ ये हुआ कि समाज में ऐसा आइकॉन, ऐसे आदर्श, ऐसे महापुरुष हमारे बीच में आ सके। तो निश्चित तौर पे हम सबको एक बहुत बड़े ऐतिहासिक महापुरुष की सब जगह प्रयास करें कि अभी 26 तारीख को जयंती उनके हर एक जिले में मने, तहसीलों में मने, जन जन तक जाए, प्रचार प्रसार हो। हमारे संस्थापक जी ने यही कहा है कि पर्चे छप के इसके बढ़ना चाहिए, लोगों तक बात पहुंचना चाहिए। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य है। दूसरा, हमारा जो ओबीसी समाज है वो किन्हीं
कारणों से हमारे से अलग हुआ है, उसको हम जोड़ने का कैसे कार्य करें, ये हमें आवश्यकता है। ये इसीलिए ललित सिंह यादव की जयंती हम लोगों ने उस समय मनाई, सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई, ज्योतिबा फुले की, सभी महापुरुषों की जयंती मनाते रहते हैं। और ये हम कोई जातिवाद में विश्वास नहीं रखते, लेकिन उस समाज से थे जो हमारे संवैधानिक परिभाषा में ओबीसी समाज कहते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे लिए रहा है हमारे जीवन के उत्थान में। तो निश्चित तौर पे हम एक इकाई के रूप में कार्य करके, बहुजन समाज के रूप में कार्य करके इसको क्रियान्वित करना। हमारे संताबू जी ने कहा है कि हमारा जो संगठन बन रहा है आरबीएम, उसमें प्रत्येक लेवल पे भागीदारी सभी की होना चाहिए, तभी उसको हम सही शुरू में कह सकते हैं। अन्यथा एक विशेष वर्ग आ जाएगा तो हमारे जो लोग हैं भटके हैं, भ्रमित हैं, किसी कारण से हैं, लेकिन हमें आज ही कल हमें उनको जोड़ के कार्य करना है। तो बहुत अच्छा सभी ने बातें बताई है, उसको पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं निवेदन ये भी करता हूँ, हमारे संस्थापक जी संभवतः जुड़े होंगे, अगर दो शब्द उनसे भी अगर मार्गदर्शन मिले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं संचालक जी से थोड़ा निवेदन करूंगा इस बारे में। मैं यही अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को नमोदय जी भी, और संस्थापक जी अगर जुड़े हो तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो दो शब्द के हमें मार्गदर्शन देंगे तो बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। और जैसा आग्रह आपने किया है, माननीय संस्थापक महोदय जी ने स्क्रीन अपना ओपन किया हुआ है। मैं माननीय संस्थापक महोदय जी से आग्रह करता हूं, आप आए और आज के विषय पर दो शब्द रखें। माननीय संस्थापक महोदय जी। जी गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज की हमारे इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय BS बौद्ध साहब, देश भर से जुड़े हमारे सभी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी जिम्मेवार साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय हिंद। चर्चा हो गई है उनके जीवन पर और अच्छा प्रकाश डाला है। हमारे कई वक्ताओं ने बहुत अच्छी जानकारी रखी है। उसी जानकारी से मैं अपने आप को जोड़ते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हमारे महापुरुषों जिनकी जयंती के संदर्भ में आज हम चर्चा कर रहे हैं, राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज और भी हमारे जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले, तो इनका जो जीवन संघर्ष है वो हमारी युवा पीढ़ी तक जरूर पहुंचना चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष सुदेश तनवर जी, उन्होंने और एक हमारे बहुत ही बड़े साहित्यकार लेखक हैं, उन्होंने मिलकर एक छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन पर किताब लिखी है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से। तो बहुत जल्दी सबके आने वाली है, तो उसको भी आप लोग लेंगे और उसके माध्यम से उनके जीवन के बारे में बहुत जान सकेंगे। और आगे भी हमारी ऐसी योजना है कि बहुत बड़ी बड़ी किताबें ना लिखकर अपने बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुष जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और धर्म की क्रांति के लिए काम किया है, सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए काम किया है, उनका संक्षिप्त छोटी छोटी बुक बनाकर बहुत जल्दी हम लोग इसको भारत के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की प्लानिंग परियोजना पे काम कर रहे हैं। और चूंकि वर्तमान में जो शक्तियां हैं, विशेष करके शिक्षा की जो शक्तियां हैं या पाठ्यक्रम तैयार करने की जो शक्तियां हैं, तो वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा के विरोधी लोगों के हाथों में है। तो धीरे धीरे करके वो जो कुछ सिलेबसों में हमारे संत गुरुओं की जीवनी पढ़ाई जाती थी, उसको भी धीरे धीरे करके वो लोग हटा दिए हैं या हटाते जा रहे हैं।
और जिस व्यवस्था के कारण हजारों वर्षों तक इस देश में बहुजन समाज गुलाम और लाचार रहा, इस देश का मूल निवासी और प्राचीन काल का बुद्धिस्ट समाज पशुवत जीवन जीने के लिए विवश रहा, तो उस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और वो धीरे धीरे करके पाठ्यक्रम में उन बातों को जोड़ रहे हैं, उन बातों को जोड़ रहे हैं। इसके प्रति हम लोगों को बहुत सजग रहना है, जागरूक रहना है, और हमें किसी भी कीमत पर अपने संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को, उनके जीवन संघर्ष को कमजोर नहीं पड़ने देना है। हमें हमारी आने वाली पीढ़ी के सामने उसको रखना है। और 26 जून, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आपसे निवेदन किया है, छोटा बड़ा सेमिनार संगोष्ठी आप जरूर रखिए। जैसे अभी तो हम लोगों ने 25 जून को आगरा में रखा है प्रोग्राम, 26 जून को झांसी में है, 27 जून को ग्वालियर में है, और 29 जून को राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक प्रोग्राम है। और इसके अतिरिक्त जो दूसरे हमारे क्षेत्र है वो जरूर संगोष्ठी विचार गोष्ठी रखें। 100 लोगों में रखें, 50 लोगों में रखें, 25 लोगों में रखें, 20 लोगों में रखें, जरूर रखें। और सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर आप लोग इस्तेमाल करें, छोटे छोटे वीडियो बनाएं उनके वक्ताओं के, लाइव फेसबुक पे चलाएं, उनको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी संसाधन है उसके माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करें, जिससे हमारी युवा पीढ़ी, जो हमारी नई जनरेशन है, वो वंचित है। एक उम्र के लोग तो, जैसे जिनकी उम्र 60 वर्ष है, 65 है, 70 है, इस उम्र के लोग तो मान्यवर काशीराम साहब की जो बामसेप थी उसके माध्यम से संत गुरुओं का संघर्ष जान गए थे और उसको समझ भी गए थे, और इसीलिए वो जागरूक होकर बड़ी तेजी से इस सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अभी जो हमारी नई जनरेशन है तो उसको होश नहीं है, वो बेहोशी की दशा में अपना जीवन जी रहे हैं। तो उनकी बेहोशी को खत्म करके उनमें भी होश पैदा किया जाए, और होश पहले होना चाहिए, जोश बाद में होना चाहिए। अगर जोश पहले होगा और होश नहीं होगा तो भारी नुकसान समाज का हो जाएगा, बड़ा नुकसान होने की संभावना होती है। तो पहले होश, और होश के लिए चाहिए ज्ञान, जानकारी, महापुरुषों का जीवन संघर्ष को समझना, पढ़ना। तो ये बस मैं बड़ी बात नहीं कहना चाहता, टाइम बहुत हो गया है। उन्हें एक बार सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए, हमारे युवा साथी योगेश गौतम साहब का भी धन्यवाद करते हुए, और जितने साथी जुड़े हैं उन सबका धन्यवाद करते हुए, और बोलने से ज्यादा करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है बोलने से ज्यादा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रत्येक सिपाही के लिए, प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए समाज में ऐसी धारणा बने कि देखो भाई, ये जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग हैं ये बोलते बहुत कम है, करते बहुत ज्यादा है ना। बोलते बहुत कम है और करते बहुत ज्यादा है। तो ये धारणा हम जब ही बना सकते हैं जब हम 26 जून को छत्रपति साहू जी महाराज की जीवन पर भागीदारी दिवस मना लें या उनकी जयंती समारोह मना लें। तो धम्म विचार गोष्ठी, संगोष्ठी, सम्मेलन या परिचर्चा, ऐसे कार्यक्रम जरूर करें। बैनर बनवाएं, 200-300 रुपए में बैनर बन जाता है, बहुत बढ़िया अच्छा वाला। और तस्वीर लगाएं महापुरुषों की, और उसके वीडियो, उसके फोटोग्राफ सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा आप लोग ये उसका प्रचार करें, और अखबारों में भी दें। जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं या मंडल अध्यक्ष हैं या हमारे और पदाधिकारी हैं, वो पेपर में न्यूज कल से ही देना शुरू कर दें कि हमने छत्रपति साहू जी महाराज के 151वीं जन्म जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया है, फला जगह, फला समय, और इस किस्म से। तो ये सब करें, काम करना है, काम करने का सलीका सीखना है, और उसको योजनाबद्ध तरीके से करना है, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोलने का मौका दिलाया। मेरा मन नहीं था बोलने का, मैं तो केवल सुनना था आंखें बंद करके। लेकिन चलिए, योगेश जी ने मौका दिया, अध्यक्ष जी ने दिलाया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आशा उम्मीद के बाद आप के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ताओं की, उनके लोग जिम्मेदार साथियों की छवि समाज में ऐसी बने कि भाई ये काम बहुत ज्यादा करते हैं, काम बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे हम लोग जब उस समय बामसेफ के समय से लगे थे, जितने भी साथी लगे थे बहुत जुड़े हैं। बाबूजी राजा रामानंद जी हैं, केशव घांगड़े जी हैं, इस समय हैं बहुत पुराने साथी। तो समाज में एक ऐसी धारणा बन गई थी कि भाई ये काशीराम के लोग हैं, ये किसी से हार नहीं मानेंगे और इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इनके पास इतना भंडार है ज्ञान का कि ये दूसरे को निरुत्तर कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार का जुनून, इस प्रकार की नॉलेज, इस प्रकार का ज्ञान हम लोग हासिल करें, और तभी हम इस वर्ण व्यवस्था, बढ़ते हुए मनुवाद, बढ़ते हुए सामंतवाद, बढ़ते हुए पूंजीवाद और बढ़ते हुए धार्मिक उन्माद के खिलाफ मुकाबला कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संस्थापक महोदय जी, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आग्रह स्वीकार किया और हम सभी साथी भी आप सभी को सुनना भी चाहते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद, आपने सभी का आभार प्रकट किया। पुनः मैं सभी साथी जितने हमारे साथियों ने अपनी बातें रखी, सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी साथी सभ्य सत्ता के माध्यम से आज के इस वेबिनार का हम समापन करेंगे। तो सभी साथियों से आग्रह कि अपने माइक ओपन करें।